आदाब, मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूँ दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की इस खास पेशकश में बात रिलीज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की। जी हाँ, सरकार ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल की रिलीज करने का फैसला किया है। ये पहला मौका है जब सरकार ने जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए अपने ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ऐसा हम ही नहीं, अमेरिका, चीन, जापान और साउथ कोरिया भी अपने रिजर्व्स ऑयल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से हालात हैं जिसकी वजह से किसी कंट्री को अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और इससे ओपेक प्रोड्यूसर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के फॉर्मर सेक्रेटरी सौरभ चंद्रा जी और इंडिपेंडेंट एनर्जी कंसल्टेंट शिबोनती डडवाल जी। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को पहले ये समझाएं कि जो ऑयल मार्केट है वो किस तरह से पूरा जो इकॉनमी है किसी भी कंट्री की, वो किस तरह से उसको अफेक्ट करता है। ऑयल किस लिए यूज़ करते हैं? जी, ट्रांसपोर्टेशन मेनली। राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं, सी ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर तेल का, जैसे हम देखते हैं हमारा प्लेन का प्राइस बढ़ते जा रहा है, वो ATF का है, वो भी सब, और डीज़ल से हम पूरा देश में ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सब उसी पे चलते हैं। तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का प्राइस भी बढ़ जाएंगे, तो पूरा इकोनॉमी से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो इसीलिए और ये सब देश के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हर एक देश के लिए। तो ऑयल इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी। इसके अभी तक 90% इंटरनेशनली 90% ट्रांसपोर्टेशन ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ जाए, अगर $1 भी बढ़ जाए, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है हर एक इकोनॉमी का, सब भी सेक्टर के ऊपर इसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है मैम, हमारे पास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी ज़्यादा, वो पहले जो हमारे जो इंडियन ऑयल कंपनीज़ जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, उनके पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी पहले नहीं होते थे, अभी हो रहा है। तो हमने अभी, और फिर जो डेटा भी कम है, तो डेटा भी काफ़ी, जो फॉरेन कंपनी जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो आके, ताकि जो पहले इजी टू रिकवर जो ऑयल थे वो तो सारा हो गया। अभी जो ऑयल बाकी है हमारा रिजर्व्स है, वो डीप ऑफशोर में है, बहुत वो नीचे है। तो उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो वो कहाँ से आएगा? हमारे पास अगर नहीं है तो इंटरनेशनल कंपनीज को लाना पड़ेगा, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर ऐसे माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट होके आ जाए। तो वो तो हम रिफॉर्म्स तो लाए हैं, काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी और अट्रैक्टिव भी कर दिया, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा तो अभी तक तो हुआ नहीं, और भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए डेटा का भी ज़रूरी होता है, कि ताकि ऑयल कंपनीज़ को पता चले कि हाँ, ये एक अच्छा वो प्रोडक्शन सेंटर हो सकता है, यहाँ इंडिया से काफ़ी प्रोडक्शन मिल सकता है। लेकिन एक और समस्या है कि आगे ये जो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो ऑयल और कोल दोनों, और कोयला के अगेंस्ट जो एक क्या बोलते हैं इसको, एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा कार्बन एमिटिंग ये है। तो इसलिए काफ़ी कंपनीज़ ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा ऑयल कंपनीज़ में। तो ये इसके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा प्रोडक्शन भी कहाँ से लाए, इन्वेस्टमेंट की कहाँ से, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऑयल में। ठीक। और जैसे कि कहा, एक ऑयल जब से डिस्कवर करते हैं ऑयल और मार्केट में लाने के जेस्टेशन जो पीरियड बोलते हैं, वो काफ़ी लंबा चलते हैं। तो अगर आज भी मिल जाए ऑयल, कहीं डिस्कवरी होगा, वो 7
साल के बाद 5 से 7 साल के बाद ही मार्केट में आएगा। तो शॉर्टेज तो आ ही जाएगा तब तक। बिल्कुल। तो ये है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ठीक है डॉक्टर चंद्रा, आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं इस प्रोडक्शन को लेकर? जहाँ तक क्रूड ऑयल है, इसका उत्पादन मुख्यतः ONGC कर रही है। ठीक है। उनको नॉमिनेशन बेसिस पे फील्ड्स दी गई थी। ऑयल इंडिया कर रही है, और एक न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी, उसके पहले प्री नेल्प थी। तो प्री नेल्प की जो राजस्थान की फील्ड है, वहाँ से वेदांता, जिसका कैन ऑयल एंड गैस, वहाँ से उत्पादन हो रहा है। अब ONGC का प्रोडक्शन घट रहा है, तीनों का ही घट रहा है, मगर ONGC का घट रहा है। अब उस घटते हुए प्रोडक्शन को कैसे रोका जाए, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, ये मुख्यतः मेरी समझ में एक तकनीकी समस्या है। तो ONGC को टाई अप करना पड़ेगा उन कंपनीज के साथ जिनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है। जो डिफ़िकल्ट ऑयल है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, और इसका एक ही तरीका है कि टेक्नोलॉजी लाई जाए। ये पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। जहाँ तक एरियाज़ हैं वो आपके पास जो सरकार की कंपनियां हैं उनके पास है, और जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट ऑयल कंपनीज़ के पास है। तो इन दोनों की शादी कैसे की जाए, ये समस्या रहती है। तो इस समस्या का समाधान दोनों ONGC के बोर्ड को और सरकार को साथ बैठ के निकालना पड़ेगा, तभी ये गिरता हुआ प्रोडक्शन रुकेगा और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो पाएगी। ठीक है। जो चैलेंजेस हैं उनके लिए हमें कहीं ना कहीं जो ONGC है या इस तरह की और वो हैं एजेंसीज़ हैं, उनसे हमें टाई अप करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ समाधान निकल पाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आती है मैम, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका क्या रोल है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक फोरम है जो डेवलप्ड कंट्रीज़, OECD कंट्रीज़ ने 1974 में उसने स्थापित किया। क्योंकि ये 1973 में जब वो अरब इजरायली वॉर हुए, उसके बाद जो सैंक्शंस हुए, और उसके बाद ओपेक फॉर्म में, ओपेक तो 1960 में हुए, तो उसके बाद ओपेक ने इकट्ठे होके वो वॉर के लिए उसने काफ़ी वो दो कारण था। एक तो वॉर के लिए वो जो कंट्रीज़ के वो सैंक्शन जो हेल्प किए थे इजराइल को, उसको ऑयल देना बंद कर दिया। दूसरे है कि वो प्राइस बढ़ाने के लिए उसने ऑलमोस्ट ओवरनाइट उसने प्राइस ऑफ ऑयल को डबल किया। तो इस वजह से एक इफ़ेक्ट हुआ, पूरा इंटरनेशनली हुआ जो और तब उस वक़्त हम सारे कंट्रीज़, इंपोर्टिंग कंट्रीज़, यूरोप, डेवलप्ड कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा उनका कंज्यूमर्स थे। सब ओपेक से तेल वो लेते थे। उसके बाद 1974 में ये देख के कि ऑयल का प्राइस इतना अचानक ओवरनाइट इतना बढ़ गया, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन किया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ताकि उसने सारा जो कंट्रीज गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करके प्लान बनाए कि दोबारा ऐसे हुए तो कैसे मिटिगेट कर सकते हैं ये डिपेंडेंस ओपेक के ऊपर। तो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे उनका। उसी टाइम वो ऑयल इस्तेमाल भी कम हो गया उनका, काफ़ी वो उनका कंजम्पशन कम कर दिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का डिसीजन उसी टाइम लिया, लेकिन उस टाइम सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ लिए थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स थे ऑयल के। इंडिया, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, उनका इंपोर्ट बहुत ही कम थे क्योंकि उनका इकोनॉमीज़ भी इतना उनके लिए ज़रूरी नहीं थी। तो 1974 से, लेकिन उनका एक जो मैंडेटरी एक क्लॉज है मेंबरशिप लेने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, 90 डेज़ के जो कंजम्पशन का 90 डेज़ का रखना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं 90 डेज़ का सप्लाई आपके
पास होना चाहिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में। इसीलिए इंडिया और चाइना काफ़ी साल से मेंबर्स नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम देखते जाएं कि चाइना और इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर्स बनते जाए। टुडे चाइना सब लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। तो उनको एसोसिएट मेंबरशिप दिए हैं और इंडिया ने इस एक तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का जो बढ़ाना है फ्रॉम 75 टू 90 डेज, ये जो बढ़ाने का जो प्लान है ताकि फुल मेंबरशिप शायद हम ले भी सकते हैं इंटरनेशनल एनर्जी, ताकि और भी जो फ़ायदा मिलता है आईईए के मेंबरशिप से वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई आईईए की। डॉक्टर चंद्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हम रिजर्व्स इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, वापस हम ऑयल स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे आ जाते हैं, ये जो हम यूज़ करने का जो हमारा फैसला है, कितना आप इसको सही देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो रिजर्व्स हैं वो ग्लोबल आउटब्रेक या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे कंटिजेंसीज के लिए हम रिजर्व करके रखते हैं, तो इस टाइम पे लिया गया ये फैसला कितना सही आपको लगता है? ये तो एक पॉलिसी डिसीजन, ठीक है, ये और ये सोच समझ के ज़रूर लिया गया होगा कि अब मौका आ गया है जब हम ओपेक कंट्रीज़ को एक संदेशा दें, क्योंकि वो किसी और तरीके से सुन नहीं रहे हैं। आपके पास विकल्प क्या है? तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन की हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे, इसमें अमेरिका ने लीड लिया है, सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं। तो इन सब ने मिलजुल के एक फ़ैसला लिया है कि हम ओपेक को एक संदेशा दें कि देखिए अब आप अपना सप्लाई बढ़ाइए, और अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हम कुछ और आगे सोचेंगे। अब आगे क्या सोचेंगे ये तो मैं अभी नहीं कह पाऊँगा, मगर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि बड़े कठिन फैसले करने पड़ते हैं, और ये आसान फैसला नहीं रहा होगा बहुत, क्योंकि ये रखा गया है डिस्रप्शन के लिए, और इस समय ऐसा कोई डिस्रप्शन है नहीं, क्योंकि इसको अगर निकालेंगे फिर भरना भी पड़ेगा। और जब ये भरा गया था तब तेल के दाम कम थे, अब हो सकता है बढ़े हुए दामों में भरना पड़े। तो अगर नए रिजर्व बनते हैं तो उसके लिए भी भरने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे, और काफ़ी पैसे चाहिए। तो आपका बजट कितना उसको सपोर्ट कर पाएगा? आपको किसी ऑयल कंपनी से बात करना पड़ेगा, किसी नेशनल ऑयल कंपनी से, कि वो स्टोर करें। तो इस तरह की चीज़ सोचनी पड़ेगी, मगर इस समय तो मेरे ख्याल में सोच समझ के लिया गया फैसला है कि एक संदेशा भेजना है, इकट्ठे होकर भेजें, एक मैसेज भेजें कि हम भी यूनाइटेड हैं, आप अगर यूनाइटेड हैं तो हम भी हैं, और ठीक है फिर पॉलिसी के तहत लिया गया ये फैसला है, कहीं ना कहीं मनमानी को रोकना है ओपेक की। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी हमारे पास कंट्री के अंदर जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज़ करें, और जो हमारी डिपेंडेंसी है ओपेक जैसे मुल्कों पर या और ऐसे मुल्कों पर कैसे कम की जा सकती है वो? देखिए, हमारा इकॉनमी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसके लिए तो हमारा कंजम्पशन, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले कहा था कि हम 10% कम कर देंगे इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा डिमांड तो बढ़ते ही रहते हैं। We are the third largest consumer as well as importer. तो अभी यह है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ ऑयल एक है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का भी एक हमें करना चाहिए, ताकि हमारे कोई एक एनर्जी रिसोर्स पे डिपेंडेंसी ना रहे। अभी हम ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, गैस का भी यही हाल है। कुछ 1-2 महीने पहले गैस का दाम इतना ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया था, और हमने गैस बेस्ड इकोनॉमी के लिए हम तैयारी कर रहे थे। अभी तो वो नहीं हो सकेंगे क्योंकि इतना गैस का दाम है, और गैस और ऑयल का प्राइसेस लिंक्ड है। अगर ऑयल का प्राइस ऊंच नीच जैसे होगा, गैस पे भी उसका असर पड़ेगा। तो फिर तो हमें कोई फॉसिल फ्यूल से ही धीरे धीरे हमें दूसरे रिसोर्सेज जो जैसे न्यूक्लियर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कोल तो अभी क्लाइमेट चेंज के वजह से कोयला का तो हम इतने साल कम करना चाहिए हमें,
लेकिन बाकी सारे विंड एनर्जी है, काफ़ी रिसोर्सेज है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी, और स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उसका भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल वो प्रॉब्लम्स है, तो उसके सारा देखना इतना आसान नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं सरकार क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं ये कर रहे, क्यों नहीं, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चीज़ें देखने, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हो, एक और प्रॉब्लम खड़े हो जाते, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। इसीलिए सोच समझ के सारा वो देखना पड़ेगा, तो होलिस्टिक एक व्यू लेके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है डॉक्टर चंद्रा, जैसा मैम ने बताया जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी तरफ हमें बढ़ना होगा, वो हमारे लिए अल्टरनेटिव फ्यूल्स का काम कर सकते हैं। तो अपने कंट्री में वो क्या कुछ सुविधाएं हैं या वो कि अपने पास कितनी टेक्नोलॉजी है कि हम उनका आने वाले वक्त में उनका इस्तेमाल कर सकें? कितना लंबा इंतज़ार? देखिए पेट्रोल जैसे जी, उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। ठीक है। पहले लक्ष्य था 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंच गए। अब बात हो रही है कि 10% तक बढ़ाई जाए। सवाल यह है कि एथेनॉल आएगी कहां से? इसको बढ़ा के 20% भी थियोरेटिकली किया जा सकता है, मगर प्रोडक्शन की समस्या है। डीजल में मेथनॉल मिल सकती है। मेथनॉल इकोनॉमी पे प्लानिंग कमीशन ने पूरा एक पेपर पब्लिश किया है, उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। चाइना मेथनॉल की ब्लेंडिंग कर रहा है डीजल से। एलपीजी हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो मेथनॉल इकोनॉमी में डाईमिथाइल ईथर भी बनती है जो आप एलपीजी में ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, मगर मेथनॉल इकोनॉमी एक है क्योंकि डीजल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंजम्पशन है, तो डीजल में ब्लेंडिंग करने के लिए मेथनॉल इकोनॉमी को प्रमोट हमें करना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट्स जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बन रहे हैं, मगर इसको और व्यापक रूप देना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा ताकि डीजल का कंजम्पशन कम हो सके। डीजल और पेट्रोल के कंजम्पशन का अनुपात लगभग 3.5-4 और 1 का है। ठीक है। तो डीजल को क्या करें? ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अब बात की जाती है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, बैटरी कहाँ से आएंगे? बैटरी के लिए मिनरल्स कहाँ से आएंगे? चाइना ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 70-75% ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। तो तेल की डिपेंडेंस की जगह आप चाइना पे बैटरी की डिपेंडेंस पे चले जाएं, ये भी बड़े सोचने की बात है। बैटरी बनाने के लिए जो मिनरल्स आते हैं उस पर भी काफ़ी हद तक चाइना ने कब्जा किया हुआ है, वो कैसे आएंगे? तो ये सब सवाल होलिस्टिक रूप में देखना पड़ेगा और जो रियल इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन पे जो फैसले उचित हैं वो करने होंगे। ठीक है मैम, एक बार फिर से मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूँगी कि ऑयल के अलावा अपने पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं? सर ने बोला अगर हम बैटरी पे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पे जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं चीन पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो ये जो डिपेंडेंसी हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और क्या कुछ इसमें हम रिसोर्सेज हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी एक ही तरीका है कि हमारा जो एक कोटा है जो रिसर्च और डेवलपमेंट में हम देते हैं वो बढ़ाना चाहिए, ताकि है ऑल्टरनेटिव्स है, लेकिन वो बैलेंस करना पड़ेगा कि फॉसिल फ्यूल्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल सबसे अफोर्डेबल है। बाकी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है लेकिन उनका कंपटीशन बहुत है क्योंकि प्राइस इन कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स। इस वजह से हम दूसरा ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं, मतलब कमर्शियली नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अगर हम R&D बढ़ाए बाकी, और फिर उसको सब्सिडीज़ तो देना ही पड़ेगा इनिशियली उसका वो सेल बढ़ाने के लिए, एक बार वो वॉल्यूम्स बढ़ जाएगा तो वो भी कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है, जैसे कह रहे थे सौरभ जी ने मिनरल्स की बात, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ रेयर अर्थ की। रेयर अर्थ एक 17 मिनरल्स है जो इतना रेयर नहीं है, लेकिन वो मिक्स्ड, वो अलग अलग नहीं मिलता, उसको सेपरेशन टेक्निक है, उसको फिर वो जो
काफ़ी वो उसको निकालने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल वो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमारे पास इतना नहीं है। हम अभी वो बढ़ाने की कोशिश में हैं, लेकिन चाइना ने उसको पूरा मोनोपोलाइज करके रखा है। ये जो टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास रेयर अर्थ है, लेकिन हमारे पास भी है। लेकिन उसने वैल्यू एडेड करके वो मैग्नेट्स जो बनते हैं, जो हर एक चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, सब कुछ में, और बैटरीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बैटरीज में भी यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स में यूज़ होता है, विंड टर्बाइन्स में यूज़ होते हैं। ये सब के लिए तो अगर हम ऑयल का डिपेंडेंसी ओपेक से हैं, तो ये जो डिपेंडेंसी चाइना पे होने जा रहा है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वो कम करने के लिए हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ाना ही पड़ेगा, द एफिशिएंसी ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। और उसके लिए हमें डेफिनेटली वो जो R&D का ज़्यादा उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे याद आता है 1990 में जब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कंसर्न शो किया था स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लेकर, और 1990 से अब तक हमने काफ़ी इस तरफ काम किया है, और एक हम ऐसी सिचुएशन में आए हैं कि अब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो हम अपने ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तो लास्ट में चलते चलते स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व पे आप दोनों से कॉन्क्लूडिंग रिमार्क चाहूँगी कि कैसे देखते हैं आप, डॉक्टर चंद्रा? ये तो ज़रूरी है, ज़रूरी और बढ़ाने भी चाहिए जी, और सरकार बढ़ा भी रही है। जो 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है, उसमें 6.5 मिलियन मेट्रिक टन की बढ़ोतरी हो रही है, ये दूने से ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये पहल तो ज़रूरी है, आवश्यक है, हमें अपना रखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इन्वेंट्री रहती है ऑयल रिफाइनरीज में, वो भी इसमें जुड़ जाती है। मगर स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व, मगर इसकी एक कॉस्ट है, क्योंकि सामान्यतः इसमें जो आप तेल डाल देंगे वो जल्दी निकालेंगे नहीं, तो एक इन्वेंट्री हो जाती है जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपने पैसा लगा दिया। तो किस हद तक हम लोग कॉस्ट इसको बेयर कर सकते हैं, इसको देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है वो एक अच्छा कदम है। मैम आप क्या कहेंगी? जब हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत महंगा है, तो एक डिप्लोमेटिक टूल भी हम की तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, हम सब अगर इंडिया उनके लिए वो थोड़ा पेमेंट करके अगर हम उनके लिए रिज़र्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ताकि रिलीज अगर उनको ज़रूरी है तो उनसे भी हम तो वो कर सकते हैं। दूसरा है जब तेल का प्राइस जब कम हो जाए, उस टाइम पेट्रोलियम रिजर्व्स को भरे, जैसे चाइना करता है हमेशा, कि जब प्राइसेस बहुत लो होते थे तभी उसने सारा ऑयल वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में डाल देते थे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है उसके लिए, चैलेंज है कि जैसे वो चाइना पूरा ऑयल खरीद रहते हैं, तो फिर वो प्राइस भी बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन वो रिजर्व्स में भर रहे हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं है, नॉट इमीडिएट यूज़ के लिए। तो ये तो हम वेट कर सकते हैं, हमारा तो इतना बड़ा नहीं है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स अभी तक, तो लेकिन जब अभी रिलीज़ कर दे, एक दिन का तो है 5 मिलियन बैरल्स का मतलब है एक दिन का यूटिलिटी, तो वो वेट करे। ये तो बेच ही रहे हैं ना, ऐसे तो फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, तो वेट करें जब प्राइस फॉल, अभी ऑलरेडी 10% कम हो गया, फिर से शायद और कोविड के वजह से कम हो जाएगा, लेकिन वेट ना करें, जैसे कम हो जाए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स फिल करें। और एक शायद वो कोऑर्डिनेट करके साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे पार्टनर कंट्रीज़ के साथ करके हम उनके लिए वो स्टोर कर सकते हैं, उनके लिए फ़ीस वो भरे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो इतना एक्सपेंसिव भी ना होए। ये कुछ तरीके हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स तो ज़रूरी है। इतना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दे को आप लोगों ने इतने आसान तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया है, वरना बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो शायद ये गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रैटेजी रही होगी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की, लेकिन ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है और इस पे आपने बहुत
ईजी वे से हमारे व्यूअर्स को सारी चीज़ें समझा दी हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और अपना वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को भी इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ फैज़ ज़रूर हासिल हुआ होगा। अगर आप हमें इस प्रोग्राम से जुड़ा कोई अपना सवाल या हमें अपने कुछ सजेशंस भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं dd urdu specials@gmail.com पर। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।